Please come to one very important topic called cost of capital, financing decision, cost of capital. तो ये टॉपिक बहुत अगेन फिर से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे फॉर्मूले सीखने जाएंगे जो बहुत दूसरे टॉपिक्स में भी काम आते हैं और एक दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से रहता ही है आपके एग्जाम में। तो जरा ध्यान से इस हेडिंग को देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सपोज हमने 10% लोन लिया, ये 10% क्या है? ये लोन का कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, बट एक तरह से लोन लेने के बदले हमें ये 10% बैंक को देना पड़ रहा है, तो ये मेरे लोन का कॉस्ट हो गया। उसी तरह अगर हमने 12% मान लो डिबेंचर इशू किए हैं, इंटरेस्ट रेट 12%, तो ये एक तरह से डिबेंचर का कॉस्ट हो गया। 14% प्रेफरेंस शेयर इशू किया हमने, यानी डिविडेंड रेट 14% है, तो एक तरह से ये हमारा कॉस्ट हो गया है। लेकिन ये मैंने अभी जो बताया ये बहुत सिंपल है, हमें इसमें कुछ और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हमें इफेक्टिव कॉस्ट निकालना पड़ता है। हमें क्या निकालना है? इफेक्टिवली हमें क्या हमारी जेब से जा रहा है। जैसे लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पर टैक्स शील मिलेगा आपको, तो उतनी आपकी बचत होती है ना। इंटरेस्ट पे करने से इनडायरेक्टली आपकी टैक्स की सेविंग होती है, तो हमें उसको भी कंसीडर करना है हमारे कैलकुलेशन में। कई बार हम डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, कई बार प्रीमियम पे इशू करते हैं, उससे भी हमारा कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है? इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स that rate of return which the firm must earn, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो फिर आपको कम से कम कितना हमें अर्न करना है? जितना हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो। 9% अगर बैंक को मुझे इंटरेस्ट देना है तो मुझे 9% अर्न भी करना होगा। 12% अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है तो मुझे कम से कम 12% अर्न भी करना होगा। सो इट इज दैट रेट ऑफ रिटर्न विच फर्म मस्ट अर्न टू मेंटेन मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, ठीक है। कहीं तो आपकी नोट में लिखा होगा, वहां पे सेकेंड लाइन में लिखा हुआ, इट इज ऑल्सो द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट विच विल मेंटेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द करंट लेवल। बस उसको अंडरलाइन कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उसने मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ लिंक कर दिया है। आपको पता है कि फर्म जब प्रॉफिट कमाती है तो पहले लेंडर्स को जाता है इंटरेस्ट, उसके बाद गवर्नमेंट को जाता है टैक्स, उसके बाद जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, और अगर कुछ मान लो बच गया तो वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स रिटर्न। यानी सबसे लास्ट में किसको मिला? इसकी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है। अगर फर्म सबकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अर्न करे तो मार्केट वैल्यू मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर फर्म ने सबकी एक्सपेक्टेशन से कम अर्न किया, ये लोग तो एक फिक्स्ड अमाउंट लेकर निकल जाएंगे। नुकसान किसको होगा? कम रिटर्न में किसको खुश होना होगा? इक्विटी, तो शेयर प्राइस घट जाएगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा अर्न किया, फिर वही बात, इन सबको तो एक फिक्स रिटर्न देके हम निकाल देंगे, जो एक्सेस आएगा वो किसको जाएगा? तो शेयर प्राइस बढ़ेगी। हाँ, तो अगर आपको मार्केट प्राइस मेंटेन करना है तो कम से कम इतना रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना चाहिए
कि सभी इन्वेस्टर को उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए, और अगर आप उससे ज्यादा अर्न कर सके तो और अच्छी बात है, फिर शेयर प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेसिड्यूअल इनकम मिलता है। लेकिन अगर आपने उससे कम अर्न किया तो शेयर प्राइस घटेगी, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न कम हो जाता है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिव्स यू अ टारगेट। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने कहा है ना, इतने मार्क्स लाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, उसके हिसाब से आप मेहनत करते हैं। जरा सोचो कि अगर आपका पासिंग रेट 30% कर दिया जाए, 30 मार्क लाओ, फाइनल में जाओ, तो क्या आज आप लोग यहां होते? नहीं। आराम से घूम रहे होते अभी कहीं। लेकिन उन्हें बेंचमार्क इतना ऊंचा कर रखा है कि उसको जंप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इज इट राइट? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक बेंचमार्क है, इसको क्रॉस करना है आपको ताकि शेयर प्राइस बढ़े। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। ये भी कहीं लिखा है मैंने, देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, लास्ट में देखना, दैट रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने बोल्ड में लिखा लास्ट लाइन में, दैट रेट ऑफ रिटर्न अ फर्म वुड रिसीव इफ इट इन्वेस्टेड इट्स मनी सम प्लेस एल्स विथ सिमिलर रिस्क। ठीक है? यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सपोज आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने अपना खुद का इक्विटी कैपिटल डाला है और उससे बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ये पैसा आप किसी दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, वहां इन्वेस्ट करते तो कुछ आपको रिटर्न मिलता। सो दैट rate of return which you could have earned in similar business with similar risk is your opportunity cost, and that is your cost of capital. Okay? फिर मेरे मन में एक सवाल आएगा कि why do we need to calculate cost of capital? Why do we need to calculate cost of capital? First, एक तो अभी आपने देखा, it is a benchmark. Okay? It is a benchmark. The firm must earn a return equal to or more than cost of capital. The firm must earn a return at least equal to cost of capital. Okay? Firm must earn return at least equal to कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आपको आपका बेंचमार्क पता हो तो फिर आपकी एफर्ट उसके हिसाब से लगती है कि नहीं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर हम कैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में अपना पैसा लगाएंगे जहां पे रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है? सपोज मैं आपको बोलूंगा कि आओ हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, तो आपका पहले आप मन में सोचोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना है, 10% है। फिर आप मुझसे पूछोगे सर आप हमें कितना रिटर्न देंगे, मैं बोलूंगा 7%, बहुत है। आप बोलेंगे नहीं भाई मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 10% है, मैं बैंक को 10% दूंगा और आप मुझे 7 देंगे, मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यहां पे रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आएगा तो फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा है इन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड बिजनेस या सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। It is used as a discount rate. What is used as a discount rate? Cost of capital. Cost of capital is used as a
डिस्काउंट रेट फॉर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज। ओके, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक और लिख देता हूं, इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग का मतलब वेदर टू परचेज अ कैपिटल एसेट और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें एक डिस्काउंट रेट चाहिए। द डिस्काउंट रेट इज बेस्ड ऑन, बोलो, द डिस्काउंट रेट इज बेस्ड ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओनली ना। अरे आप लोग रिवीजन बैच में बैठे हो या फर्स्ट टाइम वाली बैच में बैठे, बताओ पहले तो। एनपीवी निकाला होगा ना जीवन में एक बार कभी तो एक डिस्काउंट रेट यूज किया होगा ना। तो डिस्काउंट रेट क्या है, वो कहां से आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही है वो आपका। आपने मशीन लेने के लिए कुछ तो पैसे लगाए होंगे ना, उसका कुछ कॉस्ट होगा, कम से कम उतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। इज इट राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू टेक फाइनेंसिंग डिसीजंस। अभी थोड़ी देर में एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहां पर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप लोन से फंड्स रेज करेंगे या डिबेंचर से फंड रेज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा, लोन का भी डिबेंचर का भी। कि दोनों की शर्तें अलग अलग हो सकती है। बैंक वाले बोलेंगे हम आपको 9% इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर बोलेगा मैं आपको 8% इंटरेस्ट लूंगा आपसे, लेकिन 10% प्रीमियम पे रिडीम करना होगा। तो फिर आपको सारा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कहां कम आ रहा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों का पहले निकालना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये मैंने आपकी बुक में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टिक कर दो। अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पर, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आपको दो चीजें सीखनी है अभी इस चैप्टर में। एक पहला, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंडिविजुअल, पहले मैं डिबेंचर लूंगा, प्रेफरेंस शेयर, लोन, और उसके बाद अगर मान लो कोई कंपनी एक से ज्यादा सोर्स यूज कर रही है तो हम उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। जनरली कंपनी किसी एक सोर्स पर रिलाई नहीं करती है, तो वैसी कंपनी को क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इज इट राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आप सीखने जा रहे हैं। तो पहले मैं डेट लेता हूं, यानी डिबेंचर, लोन, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, अभी आप सब अकाउंट्स के भी स्टूडेंट रहे हैं, टैक्स के भी स्टूडेंट रहे हैं। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि आप जब इंटरेस्ट डेबिट करते हो P&L अकाउंट में तो आपको टैक्स शील्ड मिलता है कि नहीं? तो डिबेंचर इशू करने का ये फायदा है। क्या फायदा है? कि आप इंटरेस्ट पे करोगे और इंटरेस्ट पे आपको टैक्स शील्ड मिलेगा। तो इससे आपका इफेक्टिव कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना। मान लो आपने 10 रुपया इंटरेस्ट पे किया, लेकिन आपको 3 रुपए टैक्स सेविंग हो गई उसकी वजह से। 10 रुपए इंटरेस्ट पे किया, 3 रुपए टैक्स सेविंग होगी, तो आपका नेट आउटफ्लो 7 रुपए ही हुआ। इज इट राइट? तो उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर आपको कुछ फॉर्मूले लिखे हुए लिख के मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक आपको क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर या डेट। इरिडीमेबल का मतलब कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं दी गई है क्वेश्चन में। तो यहां पर मेरा फॉर्मूला है
शॉर्टकट में हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को KD, कॉस्ट ऑफ डेट, ओके, इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस T अपॉन नेट प्रोसीड ऑफ द इशू। एक बार ये लॉजिक समझ में आ गई तो मेरा बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को। उसके लिए पहले मैं कुछ नंबर लिखता हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 10% डिबेंचर इशू किया है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, टैक्स रेट 30% है, डिस्काउंट ऑन इशू 5% है और इशू एक्सपेंसेस लग गए आपको 3 रुपए। इशू एक्सपेंसेस 3 रुपए। इतना सारा डेटा दे दिया। अब ये आपसे पूछ रहे व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ दिस इरिडीमेबल डिबेंचर। तो पहले मैं समझूंगा नेट प्रोसीड क्या होता है। वैसे तो इसका फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन क्या मुझे 100 रुपए मिले यूज करने के लिए? क्या मेरे अकाउंट में नेट 100 रुपए आया? नहीं, मेरे अकाउंट में 100 में से तो 5 रुपए मैंने डिस्काउंट दिया और 3 रुपया मैंने इशू एक्सपेंस में लगा दिया। इशू एक्सपेंस मतलब जब आप फंड्स रेज करते हो तो प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आपको लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं पीछे में। सब मिला जुला के 3 रुपया पकड़ लो हर एक 100 रुपए के पीछे, तो आपके जेब में 92 ही आया। अब दूसरी बात, इंटरेस्ट आप किस पे करते हो? इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे करोगे। तो इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपए पे। कितना इंटरेस्ट लगा? 10 रुपए। 10% ऑफ 100, 10। लेकिन इंटरेस्ट पे करने का एक एडवांटेज है। क्या है? 10 रुपए इंटरेस्ट पे करेंगे और 30% टैक्स रेट है, तो आपको टैक्स सेविंग होगी, टैक्स शील्ड मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कितने का टैक्स बेनिफिट मिलेगा? 30% ऑफ 10 रुपीज। 3 रुपए का बेनिफिट मिला, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 0.30, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 माइनस 30% ऑफ 10। 10 माइनस 30% ऑफ 10 मतलब ब्रैकेट में हम 1 माइनस 0.30 तो लिख रहे हैं। 10 कॉमन हो गया ना, तो ये आपका ऊपर 7 रुपए आपकी जेब से आउटफ्लो होगा। 10 रुपए पे करेंगे, 30% ऑफ 10, 3 रुपए की टैक्स सेविंग होगी। जब हम पीएनएल अकाउंट में 10 रुपए इंटरेस्ट डेबिट करेंगे तो हमारा इनकम 10 रुपए से घट जाएगा। इनकम अगर 10 रुपए से घट गया तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 30% ऑफ 10, 3 रुपए से घट जाएगी। तो मुझे 3 रुपए की बचत हुई। इंटरेस्ट पे करने से 3 रुपए का मुझे बेनिफिट मिला, तो मेरा नेट आउटफ्लो कितना हुआ? 7। और हमने पैसे कितने यूज किए? 92। यानी अब बात सिंपल हो गई। 92 रुपीस यूज करने के बदले मैं 7 रुपया खर्च कर रहा हूं। इफेक्टिवली मैं 92 रुपीस यूज कर रहा हूं और इफेक्टिवली मैं 7 रुपए खर्च कर रहा हूं। तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ गया? इंटू 100 करो, 7.661। कोई बात नहीं, 2 डिजिट तक लिखना आप। तो ये हो गया आपका 7.6 इफेक्टिव कॉस्ट। अब यहां इतने सारे नंबर्स को हमने एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, 7.61%। तो इससे कंपनी को पता चल जाएगा कि अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो इसकी कॉस्ट 7.61% है। अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न इससे ज्यादा है तो इशू करो, और नहीं तो नहीं, है कि नहीं? या मान लो आपको पास कोई दूसरा ऑप्शन है, बैंक का लोन है, उसकी भी कॉस्ट निकालेंगे हम बाद में। वो 8 आ रहा है तो हम बोलेंगे डिबेंचर अच्छा है, वो 6 आ रहा है तो हम बोलेंगे लोन अच्छा है। तो कैलकुलेशन से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट को। इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट राइट? तो अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले मुझे 2 बातें और बतानी है। नेट प्रोसीड का मतलब होता है नेट अमाउंट
रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उसको कैसे निकालते हैं नेट प्रोसीड को, अभी मैंने आपको करके दिखाया। आप क्या करना, पहले तो फेस वैल्यू लेना नेट प्रोसीड निकालने के लिए। फिर अगर मान लो हमने प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम ऑन इशू, ये भी पैसा मुझे मिलेगा ना। मान लो मैंने 110 पे इशू किया 100 का, तो 10 रुपए मुझे ज्यादा मिले। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ऐड करेंगे माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो लेस करेंगे डिस्काउंट को, एंड माइनस इशू एक्सपेंसेस। तो इससे हमें नेट प्रोसीड मिलेगा। इतना अमाउंट हमें मिला फाइनली। फेस वैल्यू प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ऐड करना है प्रीमियम को, डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो लेस करेंगे, और अगर कोई इशू एक्सपेंसेस हम करते हैं तो उसको लेस करना है। आपकी बुक में मैंने कुछ नोट लिखे नीचे, वहीं से पढ़ देता हूं मैंने। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 फिलहाल अभी काम का नहीं है। नोट नंबर 2, इफ नेट प्रोसीड इज नॉट गिवन, इफ नेट प्रोसीड इज नॉट गिवन, कई एग्जाम में ऐसा होता है कि नेट प्रोसीड नहीं दिया हुआ है, देन अज्यूम करंट मार्केट प्राइस एज नेट प्रोसीड। यानी ये उसकी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आज मैं मार्केट से फंड रेज करता हूं तो जो डिबेंचर की मार्केट वैल्यू है वो हमें मिलेगी, है कि नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या यूज करना है, मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर टुडे। उसकी लॉजिक मैंने लिखी है, बिकॉज इफ द कंपनी रेजेस द फंड्स टुडे इट कैन रेज एन अमाउंट इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस। फिर बच्चा पूछेगा कि अगर मान लो करंट मार्केट प्राइस भी नहीं दिया तो क्या करेंगे, फेस वैल्यू। तो तीसरा है, इफ करंट मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नॉट गिवन देन अज्यूम फेस वैल्यू एज नेट प्रोसीड। पहली कोशिश होगी नेट प्रोसीड निकालने की, वो नहीं है तो मार्केट प्राइस, और वो भी नहीं अगर दिया है, कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन में लिखा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10% डिवेंचर, टैक्स रेट इज 30%, बस क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10% डिबेंचर, फेस वैल्यू ₹100, टैक्स रेट 30%, बस इतना ही दिया है। तो इस केस में फिर हम 100 रुपीज को ही नेट प्रोसीड मान के सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी इरिडीमेबल डिबेंचर पे। चैप्टर के एंड पे आना, सारे क्वेश्चन वहीं पे हैं। तो क्वेश्चन 1A and 1B, a company issues rupees 10 lakh 16% debenture of rupees 100 each. The company is in 35% tax bracket. You are required to calculate the cost of debt after tax. Underline cost of debt after tax. यानी टैक्स की जो भी इम्प्लीकेशंस है उसको कंसीडर करना है आपको। यहां पे क्वेश्चन में लिखा इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। और एक क्वेश्चन बी, इफ ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 2%, यानी मेरा एक्सपेंस हो गया, ये अलग क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर if issue is at par? What will be the cost of debenture if issue is at par? तो लिखना हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिडीमेबल डिबेंचर है या इरिडीमेबल डिबेंचर है? क्वेश्चन में कहीं पे भी नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है नहीं, तो फिर इरिडीमेबल ही हुआ ना। रिडीमेबल के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है, तो हेडिंग लिख दिया। अब यहां पे लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कॉलम में फॉर्मूला लिखो, KD is equal to I into 1 minus T upon net proceed
इंटू 100. सो फर्स्ट सीरियल नंबर लिखो ए. डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. डिबेंचर्स आर इशूड एट पार मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर 100 में ही इशू हुआ है. तो आपको पहले देखना है कि 100 रुपीज पे इंटरेस्ट कितना लगेगा. 16 रुपीज लगेगा. करेक्ट. तो आई की जगह लिख दो 16 इंटू 1 माइनस 0.35. फेस वैल्यू पे इशू हुआ है. ब्रोकरेज अभी नहीं है. ब्रोकरेज के लिए अलग क्वेश्चन है, उसको हम बाद में लिखेंगे. इंटू 100 कर दो. तो ये आंसर कितना आया. 10 पॉइंट. तो ये आपका इफेक्टिव कॉस्ट हो गया. पॉइंट नंबर बी लिखना. डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट. डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट. तो अभी आपका आंसर होगा 16 इंटू 1 माइनस 0.35 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 100 11.56. तो आपका कॉस्ट बढ़ गया. देखा, डिस्काउंट पे इशू करने से आपका कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि आपको पैसे कम मिलते हैं यूज करने के लिए. पॉइंट सी लिखना. डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम. 16 इंटू 1 माइनस 0.35 अपॉन 100 प्लस 10 9.45%. फिर पॉइंट नंबर डी लिखना. डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. डिबेंचर्स आर issued at par, comma brokerage paid at the rate of 2%. तो इस बार मेरे कैलकुलेशन में क्या चेंज होगा बताओ. 100 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, 98 हो जाएगा. 10.61%. 10.61%. एक बार वापस फर्स्ट पेज पर आ जाओ इस चैप्टर के. ये हो गया कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर का एग्जाम्पल. एग्जाम में आपको देखना है कि नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं. नहीं दिए हैं तो इरिडीमेबल. उसके बाद फिर आपको देखना पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, ब्रोकरेज है, और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करना है. हो गया. जिनका हो गया हो वापस आ जाओ. कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल. इरिडीमेबल तो हो गया. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल? यानी इनको हम कुछ सालों के बाद रिडीम करेंगे, पैसे वापस कर देंगे. तो यहां पर अभी एक और 2 वेरिएबल और आ जाएंगे मेरे कैलकुलेशन में. इस बार हमें 2 वेरिएबल और आ जाएंगे हमारे कैलकुलेशन में. गेस करो कौन से 2 वेरिएबल आ जाएंगे हमारे. और एक तो नंबर ऑफ ईयर्स आएगा और एक रिडीमेबल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू. क्योंकि रिडम्पशन पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, कभी कभी डिस्काउंट पे भी हो जाता है. ठीक है. तो उससे भी कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा. अगर प्रीमियम पे हम रिडीम करेंगे मतलब हमें इंटरेस्ट के अलावा उसको प्रीमियम भी देना है, तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा. अगर मैं डिस्काउंट पे रिडीम करूंगा तो मुझे फायदा हो रहा है, तो मेरा कॉस्ट घट जाता है. तो अब वो भी हमारे कैलकुलेशन में आ जाएगा. ठीक है. तो यहां पे 2 मेथड है. एक तो जो आपकी बुक में प्रिंटेड है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड.
ओके, यानी फॉर्मूले से आंसर आ जाता है। और एक हम बोलेंगे IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा मेथड होता है IRR मेथड, जो फिलहाल हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए पहले मुझे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना आना चाहिए, है कि नहीं? तो बाद में, तो यहां पे फॉर्मूला देखना, इंटरेस्ट लेंगे इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये तो ऑलरेडी हमने आज 4 बार यूज कर लिया अभी। लेकिन जब हम रिडीमेबल डिवेंचर इशू करते हैं तो हमारा कॉस्ट एक और चीज पे डिपेंड करता है कि रिडम्पशन वैल्यू क्या है और नेट प्रोसीड क्या है। हमने क्या पाया नेट प्रोसीड, और हमने क्या दिया रिडम्पशन वैल्यू। तो अगर हमें 90 मिला और हमने 110 दिया तो मुझे 20 रुपए का और भी कॉस्ट तो लगा ना, तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। हमने क्या पाया नेट प्रोसीड, हमने क्या दिया रिडम्पशन वैल्यू। अगर ये दोनों फिगर इक्वल नहीं है तो मेरा कॉस्ट या तो बढ़ेगा या घटेगा। घट भी सकता है, क्योंकि मान लो रिडम्पशन वैल्यू कम है और नेट प्रोसीड ज्यादा है तो आपका कॉस्ट घट जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा लिया और कम पैसे वापस किए। तो ये जो है, ये डिफरेंस है, ये मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इसको मैं नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके उसको अपोर्शन कर दूंगा। इंटरेस्ट तो हम वैसे ही हर साल निकाल रहे हैं। ये जो डिफरेंस है ये वन टाइम डिफरेंस है ना, ये हर साल थोड़ी पे करना है। आज हमने 90 लिया और 10 साल बाद 100 वापस करेंगे, तो 10 रुपए का मेरा जो कॉस्ट है उसको हम एवरेज करेंगे तो हर साल 1 रुपया लगा हमारा, इसलिए उसको एन से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमने एवरेज फंड्स जो यूज किया है वो है RV प्लस NP बाई 2। यह एवरेज फंड्स यूज्ड, इज इट राइट? सिर्फ NP नहीं लिखेंगे यहां पे, सिर्फ NP नहीं लिखते हैं हम, एवरेज फंड्स यूज्ड। क्योंकि ये जो, सोचो जरा, अगर हमने सपोज नेट प्रोसीड 80 है और रिडम्पशन वैल्यू 100 है और नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स है, तो ये 80 रुपया तो हमने आज रेज किया है, लेकिन 100 रुपया हमने वापस किया है 5 साल बाद। तो हर साल 5 5 5 5 5 ये जुड़ते जा रहे हैं मेरे आउटस्टैंडिंग में। मुझे उसको 20 वापस करना है। हर साल 5 रुपए की मेरी लायबिलिटी में जोड़ रहा हूं। 20 डिवाइड बाई 5 नहीं, सॉरी 4। क्या हो गया मुझे आज? 4 यानी मुझे 4 रुपए उसको पे करना है। एक साल जैसे ही खत्म हुआ मुझे उसको 4 पे करना है, लेकिन पे करूंगा अभी नहीं, कब? 5 साल। फिर वापस 1 साल बाद और एक 4 रुपए की लायबिलिटी। यानी मेरी लायबिलिटी स्टार्ट में 80 रुपए थी, फिर वो 84 हो गई, फिर 88, फिर 92, फिर 96, फिर जाके 100। हर साल 4 अक्रू होता जा रहा है। अब जरा इसका एवरेज करो, जरा उठाओ कैलकुलेटर। कितना आया बोलो ना जल्दी। 90, तो 90 आया। एक काम करो, इतनी मेहनत करने से अच्छा है अगर मैं 80 प्लस 100 बाई 2 करूं तो भी 90 आ रहा है कि नहीं? मान लो 30 साल का क्वेश्चन है तो क्या आप ऐसे बैठ के लिखोगे डिनोमिनेटर में? आंसर तो वही आता है ना। तो हमने क्या किया, एवरेज फंड्स यूज कर दिया उसको। ये उसकी लॉजिक है। अब कभी कभी एक और इस प्रॉब्लम फॉर्मूले में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट होशियार रहेगा तो बोलेगा सर इंटरेस्ट पे तो आपने टैक्सशील कंसीडर किया है, लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड पे क्या हम टैक्सशील कंसीडर नहीं करेंगे? अब वो डिपेंड करता है कंट्री की लॉ ऑफ लैंड क्या बोलती है। अगर टैक्स लॉ में डिफरेंस को भी डिडक्शन अलाउड है तो उस पर भी टैक्सशील लेंगे। इसलिए आप देखेंगे उसके नीचे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ आपकी बुक में सेंटर में, इफ द डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन वैल्यू एंड नेट प्रोसीड
इज अमोर्टाइज्ड फॉर टैक्स पर्पस लिखा हुआ है। तो क्या करना, अगर मान लो स्पेसिफिकली आपके एग्जाम में दिया है कि ये जो डिफरेंस है इस पे भी टैक्स शील्ड मिलेगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही रखो, पहले सिर्फ इसको भी इंटू 1 माइनस टैक्स कर दो, इस पे भी टैक्स शील्ड लेगा, क्योंकि जो भी आदमी पेमेंट करता है उसको टैक्स शील्ड मिलता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस पे भी टैक्स शील्ड मिलेगा, तो हम उसको भी इंटू 1 माइनस टी करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में आता है कि अगर नेट प्रोसीड नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, वही बात, करंट मार्केट प्राइस। हेलो रुको, सीक्वेंस समझो। नेट प्रोसीड नहीं दिया है तो सीएमपी पे जाना है, करंट मार्केट प्राइस पे। वो भी नहीं दिया तो फेस वैल्यू पे जाना है। फिर स्टूडेंट पूछेगा अगर रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया तो क्या करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया तो क्या लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे या फेस वैल्यू लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे या फेस वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू नहीं दिया है तो हम फेस वैल्यू। रिडम्पशन कब होगा मोहतरमा, रिडम्पशन कब होता है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर 10 ईयर। तो आज का मार्केट प्राइस क्यों लेंगे, हाँ रिडम्पशन तो 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, तो आज का मार्केट प्राइस कैसे ले सकते हो। आज का मार्केट प्राइस को रिडीम करता है क्या, बोलो, सिंपल सी बात है ना, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाना है। रिडम्पशन जब 10 साल बाद होगा तो आज के मार्केट प्राइस पर थोड़ी रिडीम होगा, ये कौन सा गणित है। वो तो उस समय कंपनी रिडीम करेगी, तो उस समय की मार्केट प्राइस पे रिडीम नहीं करते हैं। कभी भी मार्केट प्राइस पे रिडीम ऐसे नहीं होता है, वो आप फेस वैल्यू पे करोगे। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस आप कब यूज करोगे, इशू प्रोसीड की जगह, नेट प्रोसीड की जगह, क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस के बराबर हो सकता है। आज अगर मार्केट में डिबेंचर 95 पे बिक रहा है तो मैं भी अपने डिबेंचर को 95 में बेच सकता हूं। इज इट राइट। इसलिए करंट मार्केट प्राइस को नेट प्रोसीड की जगह यूज कर सकते हैं। रिडम्पशन वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फेस वैल्यू। ठीक है। तो अब स्टूडेंट पूछेगा कि अगर एग्जाम में मुझे ये नहीं बताया गया है कि रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस टैक्स शील्ड के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, तो आप ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मैंने देखा आपके एग्जाम में फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करके ही आंसर निकाला गया है ज्यादातर क्वेश्चन में। और अगर स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो फिर ये सेकेंड फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज तभी होगा, इसमें एक और इस प्रॉब्लम में फॉर्मूले में दिक्कत है कि जब डिबेंचर इस तरह का हो कि उस पर हर साल इंटरेस्ट हो और रिडम्पशन सिर्फ एंड में हो, रिडम्पशन सिर्फ। लेकिन अगर डिबेंचर इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। इज इट राइट। तो यहां पर एक लाइन लिखना मेरी तरफ से, इफ डिबेंचर इज रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट और if it is a zero coupon डिबेंचर। जीरो कूपन डिबेंचर सुना है आपने, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। इस पे इंटरेस्ट नहीं देती है कंपनी, सीधा प्रिंसिपल वापस करती है। और इफ इट इज अ जीरो कूपन डिबेंचर, द अबव फॉर्मूला will not be used. The above formula will not be used. ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करना जब पूरे का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट फेस वैल्यू लास्ट में रिडीम होगा। क्वेश्चन में लिखा मान लो 1000 रुपए का डिबेंचर है, 500 रुपया रिडीम करेंगे 3 साल बाद, 500 रुपया रिडीम करेंगे 4 साल बाद, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। फिर आपको आरआर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा।
फिर आपको आरआर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से दौड़ते हुए आ जाओ। ए लिमिटेड has made an issue of debenture of rupees 400 lakhs. Each debenture has a face value of rupees 100 and carries a rate of interest of 14%. The interest is payable annually and the debenture is redeemable at a premium of 5% आफ्टर 10 years। रिडीम्शन कितने अमाउंट पे होगा? 105 पे। 100 रुपया तो फेस वैल्यू है और 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो यानी रिडम्पशन वैल्यू दिया हुआ है 105। और इशू कितने पे हुआ? ए लिमिटेड रियलाइजेस ₹97 पर डिबेंचर। ये नेट प्रोसीड, ये है नेट प्रोसीड। एंड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। ये हो गया टैक्स रेट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर? अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये रिडीमेबल डिबेंचर है, रिडम्पशन वैल्यू भी दी हुई है, नंबर ऑफ ईयर्स भी दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस NP बाई 2। सो ये I की वैल्यू कितनी है? 14 है। टैक्स रेट कितना है? 50%। रिडम्पशन वैल्यू 105। नेट प्रोसीड 97। नंबर ऑफ ईयर्स इसको ब्रैकेट में रखना और फिर डिवाइड बाई 105 प्लस 97 बाई 2 कर देना। $7.72 तो 7.72% हो गया। 14 रुपये आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन 50% टैक्सशील की वजह से 7 रुपये आपके बच गए। तो 14 में से 7 तो सेविंग हो गई, तो 7 ही रुपये आपका खर्च हुआ ना। और थोड़ा सा कॉस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने 97 लेकर 105 रुपये वापस किए, तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर एक अंदाज तो लग जाता है हमें कि आंसर कितना आना चाहिए। 7 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। 14 रुपये इंटरेस्ट पे किया, उस पर 50% टैक्स सेविंग हुई, तो 7 रुपये पे किया इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। बिकॉज रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा और नेट प्रोसीड कम है, तो हमारा कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये हो गया रिडम्पशन डिबेंचर पे। अब बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रेफरेंस शेयर के लिए, लेकिन एक स्मॉल चेंज करेंगे। क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्सशील नहीं मिलता है आपको। ठीक है, बाकी चर्चा वही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक है इरिडीमेबल, एक है रिडीमेबल। इरिडीमेबल का फॉर्मूला KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड, और यहां पे होगा KP इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP N डिवाइड बाई 2। बस इसके लिए एक एग्जाम्पल वहीं पे प्रिंटेड है, नीचे देखो, वहीं पे सेकेंड पेज पे एग्जाम्पल। A company issued 10,000 10% preference share of ₹10 each. Cost of issue is 2. Calculate the cost of preference share if these are issued at
पार। तो इस क्वेश्चन में पहले ये बताओ कि इरिडीमेबल है या रिडीमेबल है? नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है ना। जब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है तो आप वो रिडम्पशन वाला फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। नेट प्रोसीड देखो, 10 रुपए आपने रेज किया और 2 रुपए चले गए कॉस्ट ऑफ इश्यू में, और डिविडेंड कितना पे करोगे आप? 10% ऑफ 10, 10% ऑफ 10, 1। तो 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 करो, इज इट 12.5%? हो गया। देन सेकेंड फॉर्मूले के लिए एक एग्जाम्पल पीछे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। अगर एग्जाम में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं दे तो इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी रहता है ना प्रेफरेंस डिविडेंड पे, लेकिन नॉर्मली आपके एफएम के एग्जाम में वो नहीं देते हैं, इसलिए सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है। लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हो तो जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेंगे उससे अमाउंट बढ़ जाएगा, है कि नहीं। मान लो 1 रुपए पे 10 पैसे आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ा, तो फिर आपका टोटल आउटफ्लो 1 रुपया 10 पैसे हो जाता है, तो फिर उसको ऐड कर देना, ठीक है। अदरवाइज इग्नोर करो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। क्वेश्चन नंबर 3, AS Foundation Limited issues ₹100 face value preference stock which carries 12% dividend and is redeemable after 12 years at par। तो यहां पे रिडम्पशन वैल्यू दी हुई है पार, यानी 100 रुपए पे। द नेट अमाउंट रियलाइज पर प्रेफरेंस शेयर इज 95। नेट प्रोसीड भी दिया हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? तो हम पहले इस फॉर्मूले को लिखेंगे क्योंकि ये रिडीमेबल है। ऊपर हेडिंग लिखो, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन अपॉन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। लिख दिया। अब प्रेफरेंस डिविडेंड इस प्रश्न में कितना है? 12 रुपीज। रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए है। नेट प्रोसीड 95 और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 12 ईयर्स है। तो 100 प्लस 95/2, तो ये कितना होगा? 12.74। चेक किया? तो एक बात समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर में आपका 12% तो वैसे भी लगने वाला ही है, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है और नेट प्रोसीड कम है, तो आपका कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा। ज्यादा पे कर रहे हो ना, तो 12 से थोड़ा आंसर ज्यादा आना चाहिए था, इसलिए 12.74%। कैलकुलेशन चेक है, सबने चेक किया? चलिए अब हम एक और इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, इक्विटी। बट इक्विटी के पहले एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवाना चाहता हूं। लिखो बुक में, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन। ये भी डिबेंचर की तरह ही है। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, यस और नो? इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। तो यहां पे फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन का, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, और
अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट अमाउंट को पहले हम लोन अमाउंट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, किसी किसी क्वेश्चन में दे रहा था कंपनी हैज पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 27,50,000, कंपनी हैज रेज्ड अ लोन ऑफ 350 करोड़, 350 लाख। तो इंटरेस्ट को लोन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, रेट मिल गया, उसके बाद 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। दोनों फॉर्मूला है एक ही, लेकिन बताना मेरा काम है। एक बार एग्जाम में कंपनी ने 27,50,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, कंपनी ने लोन लिया 250 लाख का। अब स्टूडेंट ऐसा रट्टेबाज है, उसने लिखा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन 27.5 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 30, जरा करो कितना आया, 27.5 इंटू 0.7 करो 19 पॉइंट, तो उसने लिखा कॉस्ट ऑफ टर्म लोन में 19.25 लाख। ऐसा कोई कॉस्ट होता है क्या, इसको यहां पे 250 से डिवाइड करना चाहिए तो रेट आएगा ना, और उसके बाद फिर जो आंसर आएगा वो लिखो 11%। हाँ, तो ये थोड़ा तो सोच समझ के आंसर लिखो। क्या कोई 19.25 लाख रेट से इंटरेस्ट लेता है क्या, 7 अरे कुछ देर पहले तो आप लोग 11 बोल रहे थे। अच्छा, वो 11 आया, अच्छा 11 में से फिर 0.70 से मल्टीप्लाई करो, 7 अभी ठीक है। हाँ, आप लोग कैसे इंस्टॉलमेंट में आंसर देते हैं क्या, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। और क्वेश्चन में लिखा मान लो कि इंटरेस्ट रेट 14% है, टैक्स रेट 30% है, बस इतना ही लिखा है, इंटरेस्ट रेट 14%, टैक्स रेट 30%, तो आंसर क्या होगा 9.8% आएगा। फिर आप सीधा यहाँ पे 14 इंटू 1 माइनस 0.3। फिर स्टूडेंट बोलेंगे सर आप यहाँ नेट प्रोसीड क्यों नहीं लिखते हैं। इन टर्म लोन जनरली बैंक और कस्टमर के बीच डायरेक्ट होता है, ठीक है। टर्म लोन रेस करने के लिए हमारा जो इश्यू एक्सपेंसेस है वो ज्यादा नहीं होता, रिलेटिवली बहुत कम होता है। बैंक के पास गए, बैंक ने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया, आपने भरा, जमा किया, बैंक ने आपको लोन दिया, कॉस्ट लगा, थोड़ा सा लगता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है, उससे आपके कॉस्ट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100 करोड़ के लोन पे आपने मान लो 2-4 लाख खर्च कर दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिबेंचर जब हम इश्यू करते हैं ना तो बहुत लंबा खर्चा है, इसलिए वहां पे नेट प्रोसीड लेते हैं। दूसरा है टर्म लोन की मार्केट वैल्यू भी नहीं होती, कोई मार्केट में ट्रेड थोड़ी होता है, ये है कि नहीं होता है ट्रेड, ये तो बस बैंक और आपके बीच का मामला है, इसलिए हम मार्केट प्राइस भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि टर्म लोन के केस में आपका इश्यू एक्सपेंसेस नेग्लिजिबल है। टर्म लोन के केस में आपका इश्यू एक्सपेंसेस नेग्लिजिबल यानी एकदम न के बराबर, इसलिए उससे हमारे कॉस्ट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। A company is considering raising of funds of about ₹100 lakh by one of the 2 alternative methods. तो इस बार आपको 2 में से किसी एक का चुनाव करना है, ठीक है। तो ये 2 अल्टरनेटिव क्या है। पहला अल्टरनेटिव है कि आप 14% इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ले लो, और दूसरा ऑप्शन है 13% डिबेंचर। सिर्फ इंटरेस्ट रेट देख के डिसीजन लेना, उसके साथ जो बाकी जो दूसरे कॉस्ट जुड़े हुए हैं, जो टैक्स बेनिफिट है, जो इश्यू एक्सपेंसेस हैं, उन सबको भी कंसीडर करना है और उसके बाद डिसीजन लेना है, ठीक है। द टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट।
तो टर्म लोन में कोई कॉस्ट नहीं है, सीधा सीधा जितना अमाउंट चाहिए उतना ही आपके जेब में आएगा। डिबेंचर वुड हैव टू बी इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% and would involve cost of issue of rupees 1 lakh. Advise the company as to the better option based on the effective cost of capital in each case. तो हमें दोनों का इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। डिस्काउंट और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? 35%। तो पहले मैं लिखूंगा यहां पे ऑप्शन 1, टर्म लोन। टर्म लोन की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी होगी? इफेक्टिव कॉस्ट होगी I इंटू 1 माइनस टी। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, बोलो ना हाँ। टैक्स रेट दिया हुआ है, बस हो गया काम। 9 इंटरेस्ट रेट दिया है ना, तो पहला फॉर्मूला यूज करो। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ चुका है किसी और के एग्जाम में। ऑप्शन 2 लिखो 13% डिबेंचर। अब यहां पर मुझे देखना है कि रिडीमेबल है या फिर इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू या डेट ऑफ रिडम्पशन नहीं दिया हुआ है, तो फिर हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, अब जरा देखना है, पहले मैं नेट प्रोसीड निकालूंगा। नेट प्रोसीड विल बी इक्वल टू 100 लाख रुपीस का डिबेंचर हमने इशू किया है, उसमें 2.5% आपका चला गया डिस्काउंट में और 1 लाख रुपए चला गया इशू एक्सपेंस में, तो आपको 96.5 लाख ही मिलेगा, है कि नहीं? अब लगाओ फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड। I मीन्स इंटरेस्ट 13 ऑन 100, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे देना है आपको। टैक्स रेट 35% है, नेट प्रोसीड 96.5 है, इंटू 100 करना 8.76 अप्रोक्सीमेटली लिख दो, मन में डाउट हो तो। ठीक है, सब कुछ देखने और समझने के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि हमें फंड्स डिबेंचर द्वारा रेज करना चाहिए, है कि नहीं? तो नीचे लिखो डिसीजन। The company should raise funds by issue of debentures. The company should raise funds by issue of debentures. Because the effective cost is lower. Because the effective cost is lower. Because the effective cost is lower. ठीक है, अब नीचे लिखो एक नोट। टैक्स शील्ड ऑन फॉलोइंग आइटम्स, टैक्स शील्ड ऑन फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन इग्नोर्ड। टैक्स शील्ड ऑन फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन इग्नोर्ड। अंडर दैट राइट डाउन ए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इस पे भी टैक्स शील्ड मिल सकता था, लेकिन हमने उसको डिस्कस नहीं किया हमारे आंसर में। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखा, सेकेंड एक और लिखो, एक और आइटम पे हमने टैक्स शील्ड नहीं लिया है, इश्यू एक्सपेंसेस। इश्यू एक्सपेंसेस 1 लाख है ना, उस पे भी तो टैक्स शील्ड मिल सकता है आपको। तो अगर मैं टैक्स शील्ड को कंसिडर करूंगा तो हमारा कॉस्ट और कम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हमारा आंसर डिबेंचर ही रहेगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट टैक्स शील्ड को कंसिडर करेंगे तो थोड़ा और कम हो सकता है। लेकिन ये डिबेंचर डिस्काउंट पे
टैक्स शील्ड कैसे मिलता है, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लीगल मैटर हो जाता है, इसलिए हमने उसको फॉर द टाइम बिंग इग्नोर किया है। सिर्फ हमने अपना ज्ञान बांट दिया कि हमें पता है कि ऐसा हो सकता था। तो कितने इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिए अब तक? 3, डिबेंचर, प्रेफरेंशियल, टर्म लोन। डिबेंचर के हमने 2 फॉर्मूले देखे हैं, इरिडीमेबल, रिडीमेबल। प्रेफरेंशियल के 2, इरिडीमेबल, रिडीमेबल और टर्म लोन। टर्म लोन के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं रिडीमेबल, रिडीमेबल, क्योंकि नॉर्मली टर्म लोन फेस वैल्यू पे ही रिडीम होता है, फेस वैल्यू पे ही रेज करते हैं, इससे हमारे कॉस्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज आरवी माइनस एनपी इन केस ऑफ टर्म लोन विल बी 0, है कि नहीं? अगर वो 0 हो गया तो उससे हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक और इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर बहुत मेथड है। इक्विटी शेयर और डिबेंचर में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, इसलिए उसका कॉस्ट निकालना बहुत आसान है, हमें पता है उसको क्या देना है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, 13% देना है, सिर्फ उसमें थोड़ा टैक्स का एडजस्टमेंट कर दिया, थोड़ा इशू एक्सपेंस का एडजस्टमेंट कर दिया, हो गया। प्रेफरेंस शेयर के साथ भी वही है, डिविडेंड रेट फिक्स्ड है, थोड़ा बस आपको इशू एक्सपेंसेस वगैरह एडजस्ट करना है। रिडम्पशन वैल्यू फिक्स्ड रहती है प्रेफरेंस शेयर में। इक्विटी के साथ क्या समस्या है? न तो डिविडेंड फिक्स्ड है, न रिडम्पशन फिक्स्ड है। नाइदर डिविडेंड नोर रिडम्पशन value is predetermined। ये इक्विटी के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का जो कॉस्ट होता है वो वेरी होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा अप्रोच आप यूज करते हो। ओके, cost of equity is the rate of return expected by the equity investors। ये बहुत ही थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया, थ्योरेटिकली सही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी इन्वेस्टर्स। जैसे डिबेंचर के केस में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द डिबेंचर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर के केस में दैट इज द रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय प्रेफरेंस होल्डर्स। तो इक्विटी में भी लॉजिक तो वही है कि अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर है तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कंपनी से, कंपनी को एक्सपेक्टेशन फुलफिल करनी होगी। लेकिन दिक्कत यह कि एक इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है, अनेक है, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकता, सबका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। कोई आदमी सोचेगा कि बस 1 साल मैं शेयर रखूंगा उसके बाद बेच दूंगा, कोई सोचेगा कि मैं 10 साल रख के बेच सकता हूं, कोई सोचेगा कि मैं इसको हमेशा के लिए होल्ड करूंगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी चेंज हो जाती है। कोई माइनॉरिटी स्टेक होल्ड करता है कंपनी में, यानी 50% से कम, कोई मेजॉरिटी स्टेक होल्ड कर सकता है, यानी 50% से, फिर से उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होती है कि नहीं? इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के अलग अलग अप्रोचेस हैं। So what are the approaches to cost of equity? तो ये ऊपर के 2 लाइन लिखाने का मेरा पर्पस यही था कि आप समझ जाओ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कोई एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, अनेक फॉर्मूले हैं। सिचुएशन के हिसाब से, जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर मैं आपको 4 मेथड सिखाऊंगा। एक का नाम है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसको हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोलते हैं। डिविडेंड
डिस्काउंट मॉडल, कुछ बुक्स में इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल भी कहा गया है, डीसीएफ मॉडल। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डीसीएफ अप्रोच। डीसीएफ अप्रोच मतलब यही, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, जो आपकी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आना बहुत ही कॉमन है यहां से। दूसरा अप्रोच है अर्निंग प्राइस अप्रोच। दोनों अप्रोच में डिफरेंस यही है कि जहां डिविडेंड प्राइस अप्रोच में डिविडेंड को इंपॉर्टेंस दिया गया है, अर्निंग प्राइस अप्रोच में अर्निंग्स को, चाहे डिविडेंड कितना भी पे करे, जो आपकी अर्निंग है उसके द्वारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमाइन होगा। तीसरा अप्रोच है जिसको हम बोलेंगे रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ये रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का मतलब जो आपने पिछले साल में जो अर्न किया है, हम अज्यूम करेंगे वही रिटर्न हम अगले साल भी अर्न करोगे, तो पास्ट रिटर्न बिकम्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लेकिन ये मॉडल जो है बहुत ही गलत है। पास्ट इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर, और ये सब आप लोगों से अच्छा इस बात को और कौन जानता है कि नहीं? हाँ, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। और एक मॉडल है जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसका सिर्फ हम फॉर्मूला सीखेंगे, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये एक्चुअली आपके सिलेबस के बाहर का है, फाइनल के सिलेबस का है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। उसके बहुत अंदर में जाना फिलहाल अभी हमारे स्कोप के बाहर है। ठीक है, ये तीन मेथड हम ध्यान से सीखेंगे। तो पहले अभी हम सीखते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच। कुछ बातें मैंने आपकी बुक में लिख दी है, वहीं से पढ़ देता हूं, अंडरलाइन करते जाना। इसका नाम डिविडेंड प्राइस अप्रोच या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल क्यों है, जरा समझो। डिविडेंड प्राइस अप्रोच यानी दिस मॉडल अज्यूम्स दैट क्या अज्यूम कर रहा है? प्राइस ऑफ दिस शेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिविडेंड। पहला लाइन लिखा हुआ है ना, डिविडेंड इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस। ये अजम्पशन है, ये है बहुत बड़ा अजम्पशन है कि डिविडेंड की वजह से शेयर प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। ओके, दूसरा अजम्पशन, इट अज्यूम्स दैट प्राइस ऑफ द शेयर टुडे, आज जो आप प्राइस देखते हो मार्केट में, प्राइस ऑफ द शेयर टुडे को हम एक नोटेशन देंगे P0। ठीक है, P0 यानी प्राइस ऑफ द शेयर टुडे इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड। यानी आज जो भी प्राइस है शेयर की मार्केट में, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड। और जो फॉर्मूला अभी हम सीखने जा रहे हैं वो फॉर्मूला इसी लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अब जरा यहां पे दो मॉडल देखते हैं हम। फर्स्ट मॉडल है विच इज कॉल्ड कांस्टेंट प्राइस मॉडल, सॉरी कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। यहां पे दो अप्रोच आपको सीखनी है। जैसे कल आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो सीखा था ना, कांस्टेंट एन्युटी एंड एन्युटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। बिल्कुल वापस उसी लॉजिक को यूज करना है। एक अजम्पशन है कि डिविडेंड का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब अगर कंपनी 5 रुपए डिविडेंड देती है तो ये इनफाइनाइट पीरियड तक 5 रुपए देते रहेगी। समझ में आया? तो अगर डिविडेंड का अमाउंट कांस्टेंट है तो ये क्या बन गया?
ये एक एनविटी बन गई। तो अब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी इज द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे। तो जरा देखते हैं कौन बच्चा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का फॉर्मूला बता पाता है। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एनविटी बोलो। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो, डरो मत, A/R, यू आर राइट। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी मतलब शेयर प्राइस टुडे, एनविटी का मतलब हो गया डिविडेंड, डिविडेंड पर ईयर, डिविडेंड पर शेयर, और आर का मतलब हो गया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर विच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी हमने कुछ नया नहीं किया, कल वाले फॉर्मूले को सिर्फ हमने आज इक्विटी के लिए यूज किया है। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। या तो आप इस फॉर्मूले को लिख के इक्वेशन सॉल्व कर लेना, अगर डायरेक्ट लिखने की इच्छा हो तो K विल बिकम इक्वल टू डिविडेंड अपॉन P0। तो ये हो गया हमारा आज का एक और फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग डिविडेंड प्राइस अप्रोच व्हेन डिविडेंड इज कांस्टेंट। इज इट राइट? कभी कभी आपको प्राइस निकालने भी दिया जाएगा, तो उस केस में आप क्या करना, डिविडेंड अपॉन K यूज कर लेना। डिविडेंड दिया है तो प्राइस निकालने का क्वेश्चन आता है, प्राइस दिया है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने आता है। इक्वेशन एक मेन ध्यान में रखना है, जो भी मिसिंग हो निकाल लेना। एक नीचे इलस्ट्रेशन 1 भी लिखा हुआ है, सॉल्व कर दिया जाए, उसी पेज पे नीचे होगा, देखो। A company issues 10,000 equity share of ₹100 each at a premium of 10%. तो प्राइस कंपनी की कितनी है शेयर की, 100 रुपए और 10% प्रीमियम, 110 हो गया। कंपनी हैज बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द पास्ट 5 years and expects to maintain the same in future also. Compute the cost of equity capital. जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ डिविडेंड के बारे में दिया गया इंफॉर्मेशन और शेयर प्राइस दिया गया है, कुछ अर्निंग दिया गया है, कुछ ग्रोथ रेट दिया गया है, कुछ पास्ट प्राइस दिया गया है नहीं। तो मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। डिविडेंड कितना है, 20 रुपए। डिविडेंड जब भी आप कैलकुलेट करोगे फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे 20% ऑफ 100, और प्राइस ऑफ द शेयर 110 लेना, 10 रुपया प्रीमियम पे इशू किया, इनटू 100 करना, आंसर 18 पॉइंट। देखो आपकी बुक में भी लिखा हुआ 18.18%। ठीक है, अब आ जाओ एक और कैलकुलेशन पे जिसका नाम है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट, इसको लिखो वहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो आप मार्क कर ही लो कि यहां से आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी यहां पर डिविडेंड ग्रो करेगा हर साल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी की पॉलिसी है कि हर साल डिविडेंड जो है 10% ज्यादा देना है पिछले साल के मुकाबले। तो फर्स्ट ईयर में अगर 10 रुपए है तो सेकेंड ईयर में 10 और उस पे और 10% जोड़ देंगे, 11 पे और 10% जोड़ देंगे अगले साल, 12.10 पे अगले साल और 10% जोड़ देंगे, 13.31। बस रुक जाओ, अब ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हमारा एनविटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, हो गया ना, एनविटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो वापस जल्दी से मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट का फॉर्मूला बताओ। A/R-G हो गया। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, थोड़े नंबर्स को हम चेंज करेंगे, इसको लिख देंगे P0। फॉर्मूला याद है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड। ए की जगह हम लिखेंगे D1। व्हाट इज D1? एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1।
एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1। आर की जगह लिख दो के माइनस जी। अब जरा मुझे निकालना है के का आंसर, ठीक है? तो थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे। के माइनस जी, इसको मैंने लिया इधर, इसको लिया इधर, दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा और करेंगे। k इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। जी का मतलब ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, ठीक है? अब D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अगर आपको करंट डिविडेंड दिया गया है तो उससे नेक्स्ट डिविडेंड कैसे निकालेंगे? जैसे देखो यहां पे मैंने 10 का प्लस 10% किया। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि द कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज एंड द ग्रोथ रेट इज 10%, तो आपको 10 प्लस 10% ऑफ 10 लेना होगा। सो मैथमेटिकली इट विल बिकम 10 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10%, 0.10, ठीक है? D1 ही क्यों लेते हैं हम, D0 क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये जो फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से डिराइव किया गया है। मैथ्स में आपने कभी तो सुना होगा गलती से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये जो फॉर्मूला है इसमें जो पहला कैश फ्लो होता है वो आज से 1 साल बाद होता है, तब जाके ये फॉर्मूला डिराइव होगा। यानी अगर मुझे आज 1 जनवरी को अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो पहला कैश फ्लो आज से 1 साल बाद वाला लेंगे, यानी 31 दिसंबर का लेंगे। इसलिए हमें D1 लेना है, तो ही जाके ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। फॉर्मूला डिराइव किया गया है जहां पे पहला कैश फ्लो 1 साल बाद मिलता है, ठीक है? तो अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है नेक्स्ट डिविडेंड, इसका मतलब क्या दिया हुआ आपको? D1। एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? D1। लेकिन अगर आपको दिया हुआ लास्ट डिविडेंड पेड, मतलब D0। करंट डिविडेंड दिया हुआ है, मतलब D0। प्रेजेंट डिविडेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, D0। जस्ट नाउ पेड डिविडेंड, D0। तो अगर ये वर्डिंग्स क्वेश्चन में है तो आपको पहले D0 को D1 में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद D1 अपॉन P0 प्लस जी, ठीक है? मन में डाउट हो तो एग्जाम में एजम्पशन लिख देना, ठीक है? लेकिन करना जरूर। एक इलस्ट्रेशन 2 वहां पे सॉल्व करते हैं, जरा चेक करते क्या उन्होंने जो आंसर दिया है सही दिया है या नहीं। आपके बुक में मैंने एक बॉक्स में लिखा भी, इफ द लास्ट ईयर डिविडेंड इज गिवन देन कन्वर्ट इट इनटू एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है? इलस्ट्रेशन 2 वहीं की वहीं चेक करना। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1। पेड लिखा हुआ है, और इस लिस्ट में एक और लिखना था। हाँ, पेड, देखो पेड है ना, मतलब D0 है। पेड डिविडेंड ऑफ ₹1, फेस वैल्यू ₹10 last year, and it is expected to grow at the rate of 10% per year. Calculate the cost of equity if the market price of the share is 55. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से लेकर 4 मार्क्स तक का आ सकता है। आपको पहले सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। अब जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से एक ही फॉर्मूला यूज हो सकता है इसमें, D1 अपॉन P0 प्लस जी। समझ में आया? तो पहले मैं, अभी आप क्लास में बैठे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ चलो इजी है, लेकिन एग्जाम में फिर आपको इतने सारे फॉर्मूले की भीड़ में एक सही फॉर्मूला पहले डिसाइड कर लेना है। D1 अपॉन P0 प्लस जी। अब D1 कैसे आएगा? ₹1 तो लास्ट ईयर पे हो चुका है, इंटू 1 प्लस 0.10 या 1 प्लस 10% ऑफ 1,
फॉर्मूले में कोई एकदम रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूला समझना। फॉर्मूला चाहता है कि आप अगले साल डिविडेंड क्या होगा वो निकालो। फॉर्मूले से सिर्फ काम मेरा इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो फॉर्मूला भूल गए, भूल जाओ, 1 + 10% ऑफ 1 भी लिखेंगे ना तो भी ठीक है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। P0 दिया हुआ है 55, ग्रोथ रेट कितना है, पहले सब कुछ पॉइंट्स में लिखो, ठीक है। बाद में जो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे उसको इंटू 100 कर देना। तो जरा उठाओ कैलकुलेटर, 1 × 1.10 यानी 1.10 आया, डिवाइड बाय 55 करो, प्लस 0.10 करो, इंटू 100 करो, तो देखो आपकी बुक में भी 12% लिखा हुआ है। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पेड वर्ड को अंडरलाइन कर देना है वहां पे। स्टूडेंट यहां पे एग्जाम में गलती करता है, 4 मार्क्स से हाथ धो बैठता है। 4 मार्क्स का क्या महत्व है ये सब तो आप लोग को अब तक पता चल ही गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एएस फाउंडेशन प्रेजेंटली, देखो प्रेजेंटली आ गया तो हम किधर है, एक्सपेक्ट D1 में है या D0 में है। हाँ, प्रेजेंटली पेज यानी ₹1 गया तो अगले साल का ज्यादा होगा। प्रेजेंटली पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर एंड हैज अ शेयर प्राइस ऑफ ₹20। P0 दिया हुआ है, D0 दिया है, P0 दिया है। If this dividend were expected to grow at a rate of 12% per annum, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है 12% per annum. What is the firm's expected or required return on equity using a dividend discount model approach? So normally यहां पर उन्होंने आपको अप्रोच लिख दिया है तो आप गलती नहीं कर सकते हैं। सिर्फ D1 जरा ध्यान से लिखना। D1 होगा 1 × 1 + 0.12 डिवाइड बाई 20 + 0.12, आंसर 17.6%। समझ में आया? सबने सॉल्व कर लिया, बस 2 लाइन लिखना है, 4 मार्क्स। लेकिन 4 मार्क्स रिस्की भी है। अगर आपका आंसर एग्जाम में 17.6 तक नहीं पहुंचा तो फिर आपको सीधा 0 ही मिलने वाला है। इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, एक ही स्टेप है है कि नहीं? स्टेप भी तो होने चाहिए ना, फॉर्मूला लिखना और नीचे आंसर लिखना। अब आ जाओ वापस अर्निंग प्राइस अप्रोच पे। यहां पर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ जो भी लॉजिक, जो भी अजम्पशन, जो भी डिस्कशन हुआ हमारा डिविडेंड पर, अब उसकी जगह वही सारे नोट्स, वही सारे अजम्पशन, वही सारी लॉजिक लगा दो अर्निंग्स पर। तो ये मेथड डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग पर शेयर यूज करेगा। इनका कहना है कि कंपनी डिविडेंड जितना भी पे करे, जो एक बार अर्न कर लिया तो शेयर होल्डर को ही मिलने वाला है कि नहीं? इसलिए अर्निंग लेना चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। पैसा आपके पास रहे या कंपनी के पास रहे, पैसा तो शेयर होल्डर का ही है। दूसरी दिक्कत क्या होगी, अगर डिविडेंड प्राइस अप्रोच हम फॉलो करते हैं और कंपनी डिविडेंड ही पे नहीं करती है, मान लो 0 पे करती है, तो क्या इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0 हो गया? अगर मैं इस फॉर्मूले में जो भी आपने सीखा, अरे कहां चला गया, मैंने इरेज कर दिया। मान लो इस फॉर्मूले में D/P0 इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कंपनी का डिविडेंड ही 0 है,
तो क्या मैं ये समझूं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0 है? गलत होगा ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो उल्टा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ये फॉर्मूले की काफी ड्रॉबैक है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे वो ईपीएस यूज करेंगे। ओके, जिनका स्टेक कंपनी में ज्यादा होगा वो ईपीएस यूज करेंगे। तो पैसा यहां रहे या मेरे पास रहे, पैसा तो मेरा ही है कि नहीं? इसलिए अर्निंग अप्रोच यूज करते हैं। अब यहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 2 है, ईपीएस अपॉन प्राइस P0। अगर मान लो ईपीएस आपको लगता है कांस्टेंट है और अगर आपको लगता है ईपीएस ग्रो करेगा तो ईपीएस 1 अपॉन P0 प्लस जी, यानी सिर्फ डी की जगह ई कर देना आपको। दिस मॉडल अज्यूम दैट ईपीएस इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस। दिस मॉडल अज्यूम दैट प्राइस ऑफ द शेयर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। ठीक है। और अगर डिविडेंड ईपीएस कांस्टेंट हो तो ये वाला मॉडल यूज करना है। ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट तो ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आया? एक इलस्ट्रेशन 3 आपकी बुक में है, सेंटर में ग्रे बैकग्राउंड में, उसको सॉल्व करते हैं। आप बताएंगे कौन सा मॉडल यूज करेंगे, पहला वाला या दूसरा वाला। XYZ इज प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹120 lakh for its expansion program. Number of existing shares are 20 lakh and the market value of equity share is ₹60. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, इट हैज अ नेट अर्निंग ऑफ 180 लाख दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में डिविडेंड का कहीं नामो निशान नहीं है। ओके, पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है कि मैं क्या डिविडेंड प्राइस मॉडल यूज कर सकता हूं? नहीं, अर्निंग मॉडल यूज होगा अभी। अब फिर देखना अर्निंग कांस्टेंट है या ग्रो कर रही है। कांस्टेंट है, आगे पीछे कुछ नहीं दिया ग्रोथ रेट के बारे में। तो पहले काम करो, ईपीएस निकाल लो। ईपीएस के लिए आपका प्रॉफिट है 180 लाख और नंबर ऑफ शेयर है 20 लाख, यानी 9 रुपीज आपका ईपीएस आ गया। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्राइस कितनी है? 60 रुपये आप लगाओगे तो 9 रुपया पाओगे। 60 रुपये आप इन्वेस्ट करो इस शेयर में तो कितने की अर्निंग मिलेगी आपको? 9 रुपए की। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला आपको? तो 15% जो इन्वेस्टर का रिटर्न है वो कंपनी की कॉस्ट है कि नहीं? कंपनी का कॉस्ट इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, तो 15% हो गया। है समझ में? थोड़ा बहुत। हाँ, अब जरा यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। अभी आपने एक फॉर्मूला यूज किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अगर मैं रेसिप्रोकल लूं दोनों साइड का तो हम लिख सकते हैं 1/k इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस लिख सकते हैं। क्या मैथ्स में आपने कभी इस टाइप का उलट पुलट किया है? किया है? एमपीएस बाई ईपीएस का एक नाम होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, है कि नहीं? पढ़ा ना, एमपीएस बाई ईपीएस इज प्राइस अर्निंग रेशियो। तो अब मैं वापस उलट पुलट कर दूंगा, इसको के ही कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। तो आज आपने बातों ही बातों में एक फॉर्मूला डिस्कवर कर डाला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो।
इफ यू आर यूजिंग अर्निंग प्राइस मॉडल। तो कुछ एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्या करती है, उन्होंने दिया है पी रेशियो इज 10, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बच्चा सोच रहा है कि मेरे टीचर ने मुझे धोखा दे दिया, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, पी रेशियो से कौन सा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलता है, 1/p रेशियो। सो द आंसर विल बी k इज इक्वल टू 1/10, 100 से मल्टीप्लाई कर देना 10%। ठीक है, पूरे को लिख लो। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये बहुत किसी और लेवल पे ही है। ठीक है, वर्ल्ड कप खेलने जैसा है, गली मोहल्ले वाला क्रिकेट नहीं है ये। तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो से कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछना है वो, और अगर आपने इस तरह से तैयारी नहीं की तो आप सोचेंगे कि क्या गड़बड़ हो गई। लिख लिया सबने? तो अगर आपको पी रेशियो दिया है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको चाहिए 1/p रेशियो, क्यों, वो मैंने आपको ऊपर प्रूफ करके दिखा दिया। इज इट राइट? तो चलिए अब कल मिलते हैं, थोड़ा सा रह गया है, और उसके बाद एक और चैप्टर।